हेलो। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए, आ जाइए। तो क्या चैप्टर का नाम था जी? हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद का विकास और कांग्रेस। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से लेकर 1950 ईस्वी तक के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के विषय में जो है हम आपको बताए हुए थे। कांग्रेस का 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1950 तक जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, सभी अधिवेशनों से जो है हम आपको अवगत करवाए हुए थे। ठीक है, तो पंखा ठीक कीजिए। अरे ठीक कीजिए, मतलब सही से हवा नहीं दे रहा है। ऐसे कीजिए कि हवा दे। चलिए, तो इसमें से कुछ बात ऐसा है कि जो आपके नोट में नहीं लिखा हुआ है, तो जो भी बात आपके नोट में नहीं लिखा हुआ है उसको हम नोट डाउन करवा देते हैं। और देखिए, जैसे कांग्रेस की स्थापना से पहले कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी। कमेंट हटा दीजिए, यहां से कमेंट हटा दीजिए। जैसे कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार से कांग्रेस की स्थापना के बाद कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। और बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस को लेकर के भारतीय विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की राय प्रकट किया है। फिर विदेशी विद्वान भी अलग अलग प्रकार का राय जो है प्रकट करने का काम कांग्रेस को लेकर के किए हैं। तो इन सभी चीजों को आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो 2-4-5 प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। बताइएगा आप हमको कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता? 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1924 बेलगांव अधिवेशन। इसके बाद आगे बताइएगा, कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी थी? 1907 सूरत में हो रहे अधिवेशन के दौरान। और कांग्रेस में दूसरी बार फूट कब पड़ी थी? 1918 मुंबई में हो रहे अधिवेशन के दौरान। 1918 मुंबई में हो रहे अधिवेशन के दौरान। चलिए ठीक है, तो अब आगे आइएगा कि बिहार के संदर्भ में एक बार आप चीजों को देखिएगा। बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम आपको बताए हुए थे कि वर्तमान का जो बिहार है, वर्तमान का बिहार मतलब आज का बिहार, यानी 2023 का बिहार, वर्तमान के बिहार की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान के बिहार में कांग्रेस का 2 बार वार्षिक अधिवेशन हुआ है। 1912 और 1922। 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था और 1922 में गया में। और ये जो अधिवेशन था 1912 वाला, ये कांग्रेस का 28वां अधिवेशन था, 28वां। और 1922 वाला जो था ये कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 38वां। अब अगर आप नोट पे जाएंगे तो नोट में जो है ये गलत है, 27 लिखा हुआ है और 37 लिखा हुआ है। ये गलत है। गलत कहां हो गया है ये भी बात हम आपको बता देते हैं। तो आप सबसे पहले अपने नोट के पेज नंबर 200
238, 233 नहीं 238, नोट के पेज नंबर 238 पे आइए। 238 ही तो है यहां पे लिखा हुआ। आप लोग में कितना है? 33, 238 है ना? है एगो में 238 है, सब में तो 238 ही होना चाहिए। पेज नंबर 238 पे आइए। बिहार में कांग्रेस अधिवेशन लिखा हुआ है, सब चीज सही है, लेकिन 27वां के जगह 28वां कर लीजिए, 27वां के जगह 28वां कीजिए, 37वां के जगह 38वां कीजिए, और 53वां के जगह 54वां कीजिए, 53वां के जगह 54वां कीजिए, 54, 54, 54। इसमें सुधार किए आप? चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। 27 के जगह 28, 37 के जगह 38 और 53 के जगह 54, 53 के जगह 54 कर लीजिए। अब देखिए गलती कहां हो गया था। आप कांग्रेस का अधिवेशन पे आएंगे ना, तो आप आइएगा 1907 सूरत अधिवेशन 23वां, तो 1908 रास बिहारी घोष मद्रास अधिवेशन 24वां ना होता, तो यहां पर 2 बार 23 लिखा गया है, यहीं पे गलती हो गया है। तो इसको भी आप अपना सुधार लीजिएगा, समझ गए? यानी 23 जहां पर है, पहला बार 23 जहां पर है वो तो ठीक है, दूसरा बार 23 जहां पे है उसको 24 कर लीजिए, दूसरा बार 23 जहां पे है उसको 24 कर लीजिए, फिर ऑनवर्ड जो है इसको आगे बढ़ा दीजिए। नहीं समझे बात को? आए जहां पर पहला बार 23 है, 23वां अधिवेशन 1907 रास बिहारी घोष सूरत, कांग्रेस का नरम दल में विभाजन ही ठीक है, लेकिन उसके बाद 1908 रास बिहारी घोष मद्रास, कांग्रेस के संविधान का निर्माण फौजदारी कानून में संशोधन, 23 के जगह यहां पर 24 कर लीजिए, 24 कर लीजिए, और फिर 24 के जगह 25, 25 के जगह 26, 26 के जगह 27, 27 के जगह 28, 28 के जगह 29, 29 के जगह 30, 30 के जगह 31, 31 के जगह 32, 32 के जगह 33। बात समझे जी? तो इसको ऑनवर्ड सही कर लीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। कर लीजिएगा ना? कर लीजिए, कर लीजिए सब लोग। ऑनलाइन वाले आप लोग को भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को भी बोल रहे हैं। कर लिए सही? ऑनलाइन वाला सही कर रहा है जी, कमेंट भी कर रहा है, देखिएगा ना जी, है नहीं ना? चलिए सही कर लिए ना? अब आगे समझिएगा, आगे देखिएगा, आगे अब आप चीजों को समझिएगा। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस को लेकर जो है अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है। भारतीय विद्वान के अलग विचार हैं, भारतीय विद्वान के अलग विचार हैं, और ब्रिटिश विद्वान की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश विद्वान का अलग विचार है। और भारतीय विद्वान में भी अगर हम लोग देखें, भारतीय विद्वान में भी अगर हम लोग देखें तो भारतीय विद्वान में भी अलग अलग भारतीय विद्वानों का अलग अलग राय है, और ब्रिटिश विद्वानों में भी अलग अलग ब्रिटिश विद्वान का अलग अलग राय है। कांग्रेस को लेकर जो अलग अलग विद्वानों की राय है, उन रायों से ही अभी हम लोग अवगत होंगे। देखिए आप सब लोग जानते हैं लाल बाल पाल, लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, बिपिन चंद्र पॉल। तो अब देखिए कांग्रेस की आलोचना इन लोगों ने की है, कांग्रेस की आलोचना इन लोगों ने की है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल ने जो है कांग्रेस की आलोचना की है। तो क्या कहकर इन लोगों ने कांग्रेस की आलोचना की है? देखिए होता क्या था, एक वर्ष में कांग्रेस का सिर्फ एक बार वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता था। गौर से सुनिएगा, एक वर्ष में कांग्रेस का सिर्फ एक बार वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता था, पूरे साल में सिर्फ एक बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता था। इसी पर कटाक्ष करते हुए
या इसी बात की आलोचना करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि अगर हम एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे मेढक की अगर आप बात करेंगे तो विशेष तौर पर पूरे साल में वर्षा ऋतु में मेढक सिर्फ और सिर्फ टरटराता है। विशेष तौर पर अगर आप मेढक की बात करेंगे तो मेढक जो है सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु में टरटराता है, उसके अलावा जो है नहीं टरटराता है। तो आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की आलोचना करते हुए किसने यह कहा है कि अगर हम एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो इससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के एक वर्ष में होने वाले एक बार के वार्षिक अधिवेशन की आलोचना करते हुए यह कहा कि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसके बाद आपको देखिए, जो कांग्रेस था, आप याद कीजिए, हम आपको कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के विषय में बताए हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य मौजूद हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो टोटल 72 सदस्य मौजूद हुआ था, उस 72 सदस्यों में से 39 को वकील था, फिर कुछ डॉक्टर थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ जो है आपको अन्य पदाधिकारी वर्ग के ही लोग विशेष तौर पर कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। हर कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता था। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पद पर था, वही लोग कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। तो कांग्रेस के सदस्य सिर्फ पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हुआ करते थे। कांग्रेस का संबंध आम जनमानस से नहीं था, कांग्रेस का संबंध आम जनता से नहीं था। इसी को लेकर कांग्रेस की आलोचना लाला लाजपत राय ने किया। और लाला लाजपत राय ने यह कहा कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है यह शिक्षित भारतीयों का एक राष्ट्रीय मेला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कांग्रेस के सम्मेलन में सिर्फ शिक्षित लोग भाग लेते हैं, उन्हीं लोगों का एक वर्ष में आयोजित किया गया ये मेला है, उससे ज्यादा कांग्रेस का सम्मेलन कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी है? तो शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा लाला लाजपत राय ने दिया है। फिर आपको बिपिन चंद्र पॉल है। अगर आप बिपिन चंद्र पॉल की बात करेंगे तो बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी। बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस को याचना संस्था, कौन सी संस्था? याचना संस्था की संज्ञा दी थी। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, यानी कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि यह एक ऐसी संस्था है जो अपनी मनोवृत्ति भिक्षाटन को बना करके रखी हुई है। मतलब यह संस्था भीख मांगने का काम करती है। यह संस्था याचना यानी प्रार्थना, अनुग्रह, निवेदन करने का काम करती है। निवेदन करने का काम यह संस्था करती है, जबकि इस संस्था को जो है लड़ना चाहिए। लेकिन ये जो संस्था है ये याचना संस्था के तौर पर काम करती है, भिक्षाटन के तौर पर अपने अधिकारों की मांग करती है। इसके बाद इन लाल बाल पाल के अलावे एक आपको अश्विनी कुमार दत्त हुए। अश्विनी कुमार दत्त ने भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की आलोचना किया। और देखिए, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था एक वर्ष में एक बार, वह वार्षिक अधिवेशन 3 दिनों के लिए चलता था। कांग्रेस का एक वर्ष में एक बार जो वार्षिक अधिवेशन होता था वह 3 दिनों के लिए चलता था।
जिस वजह से अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की आलोचना करते हुए यह कहा कि यह एक वर्ष में कांग्रेस का 3 दिन का होने वाला तमाशा मात्र है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस के जो एक वर्ष में 3 दिनों के लिए एक बार वार्षिक अधिवेशन होता था, उसकी आलोचना करते हुए अश्विनी कुमार दत्त ने उसे 3 दिन के तमाशा की संज्ञा दी। 3 दिन के तमाशा की संज्ञा दी। फिर आपको एक क्रांतिकारी और कांग्रेस के गरम दल के नेता हुआ करते थे, उनका नाम था अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कांग्रेस के क्रियाकलाप की आलोचना करते हुए यह कहा कि कांग्रेस तो ऐसी संस्था बन गई है, या कांग्रेस ऐसी संस्था है जैसे लग रहा है कि यह संस्था अब क्षय रोग से मरने ही वाली है। यह संस्था क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो कांग्रेस की तुलना क्षय रोग से अरविंद घोष ने किया है, या कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है, यह बात आपको अरविंद घोष ने कहा है। किसने कहा है? अरविंद घोष। तो बात अगर अरविंद घोष की करे तो अरविंद घोष ने कांग्रेस की तुलना क्षय रोग से किया। और इसके बाद एक बंकिम चंद्र चटर्जी हुआ करते थे। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की हम लोग बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं वे पदों के भूखे हैं। समझिए, पदों के भूखे हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों को लेकर यह कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये भारतीय विद्वानों की राय है कांग्रेस को लेकर, और ये भारतीय विद्वानों की राय कांग्रेस को लेकर तब की है जब कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना हुई थी। कांग्रेस काफी कमजोर हुआ करती थी, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर कांग्रेस काफी मजबूत हो गई। और जब कांग्रेस का नेतृत्व गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने संभाला, जब गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला, तो उसके बाद कांग्रेस काफी मजबूत संगठन के रूप में उभर करके सामने आई थी। काफी अधिक मजबूत संगठन के रूप में उभर करके जो है सामने आपको कांग्रेस आई थी। तो जो गांधी का कांग्रेस था, जो सुभाष का कांग्रेस था, जो नेहरू जी का कांग्रेस था, वो कांग्रेस काफी मजबूत था। लेकिन प्रारंभिक दौर का कांग्रेस, यानी जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी का कांग्रेस था, दादा भाई नेरोजी का कांग्रेस था, जॉर्ज यूले का कांग्रेस था, वो कांग्रेस काफी कमजोर हुआ करता था। और ये सब स्टेटमेंट उस समय दिया गया है कांग्रेस को लेकर जब कांग्रेस काफी कमजोर हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे बाद के वर्षों में कांग्रेस ने अपने आप को एस्टेब्लिश्ड किया, कांग्रेस ने अपने आप को स्थापित किया, कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया। इसके बाद अगर बात की जाए ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश विद्वानों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की राय कांग्रेस को लेकर के प्रस्तुत किया है। जैसे कि एक ब्रिटिश विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड डफरीन। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, कांग्रेस की स्थापना की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर काफी विवाद है। कांग्रेस की स्थापना को लेकर काफी विवाद है। अब कांग्रेस की स्थापना को लेकर क्या विवाद है? तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना को लेकर विवाद यह है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग का उपज था, विशेष तौर पर लाला लाजपत राय। अगर आप लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग का उपज है। यह बात भी आपसे पूछा जाता है कि किस भारतीय राजनेता ने यह कहा है कि कांग्रेस डफरीन के दिमाग का उपज है, तो उत्तर हो जाएगा आपको लाला लाजपत राय। और बात अगर कांग्रेस की स्थापना की जाए तो कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिशों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर अंग्रेजों का योगदान नहीं होता तो कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना ही नहीं होती। तो कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों का योगदान है, इस बात से
कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी सिचुएशन में इनकार नहीं किया जा सकता है। शुरुआती वर्षों में तो डफरिन ने कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया, कांग्रेस की स्थापना में मदद किया, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब कांग्रेस का झुकाव भारत की जनता की ओर ज्यादा होने लगा, तब फिर जाकर के कांग्रेस का विरोध किया जाने लगा, कांग्रेस का विरोध किया जाने लगा। और डफरिन ने कांग्रेस का विरोध करते हुए यह कहा कि कांग्रेस भारत के अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, करने वाला संगठन है, भारत के अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। यह कहकर के कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा था कि जो है कांग्रेस, यानी यह प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि कांग्रेस पूरे भारत की जनता का संगठन है। लेकिन इसको इनकार करते हुए डफरिन ने यह कहा कि ना, यह पूरे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह भारत की छोटी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। तो डफरिन ने कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हुए यह कहा। फिर आपको एक विद्वान हुआ करते थे एल्गिन द्वितीय, बात अगर एल्गिन द्वितीय की करे तो एल्गिन द्वितीय ने कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि कांग्रेस बराबर नीचे गिर रही है, यह देशद्रोही संगठन है और इस संगठन के नेता का चरित्र संदिग्ध है। इस संगठन के नेता का चरित्र क्या है? संदिग्ध है। तो कांग्रेस की आलोचना एल्गिन द्वितीय ने भी किया। एल्गिन द्वितीय ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहा कि कांग्रेस नामक संगठन बराबर नीचे गिर रही है और यह एक राजद्रोही या देशद्रोही संगठन है और इस संगठन के जो नेता है उनका चरित्र संदिग्ध है। उनका चरित्र क्या है? संदिग्ध है। इसके बाद एक अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम था कर्जन। बात अगर कर्जन की करे तो कर्जन ने भी कांग्रेस की आलोचना की। कर्जन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहा कि कांग्रेस की महल भर भरा कर गिरने वाली है। कांग्रेस की महल भर भरा कर गिरने वाली है। कांग्रेस की महल भर भरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस के मृत्यु में उसका साथ दे सके, कांग्रेस के मृत्यु में उसका साथ दे सके। यह कर्जन का स्टेटमेंट है। ये जो तमाम स्टेटमेंट है कांग्रेस को लेकर के अलग अलग विद्वानों का, ये सभी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा है और आगे के दिनों में भी इन स्टेटमेंटों के पूछने की संभावना है। आपसे ये सब स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कांग्रेस को लेकर, फलना बात किसने कहा है, चिलना बात किसने कहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो कांग्रेस को लेकर ये जो तमाम विद्वानों के स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंटों को आप याद रखेंगे। और देखिए, कांग्रेस की स्थापना को लेकर विद्वानों के बीच स्टार्टिंग से लेकर आज तक विवाद है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कांग्रेस की स्थापना किसने किया, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने किया, कांग्रेस की स्थापना भारतीयों ने किया या दोनों ने मिलकर किया। तो कांग्रेस की स्थापना के विषय में हम आपको बताए हुए थे। कांग्रेस की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा हुई थी जिसमें अंग्रेजों को भी एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो संगठन भारतीय जनमानस की बातों को जान सके और भारतीय जनमानस की बातों को जानकर अंग्रेजों तक वो बात पहुंचा सके। और फिर अगर बात भारत की करे तो भारत की बात अगर की जाए तो भारत
के राजनेताओं ने भी यह महसूस किया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिस संगठन के जरिए भारतीयों के आवाज से ब्रिटिशों को अवगत करवाया जा सके। तो कांग्रेस नामक संगठन की जरूरत अंग्रेजों को भी थी, ब्रिटिशों को भी थी। इसी कारण दोनों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना किया। इसको लेकर जो विवाद है उस विवाद में हम लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ आप इस बात से भी अवगत हैं, हमने आपको बताया है कि कांग्रेस बाद के वर्षों में जाकर दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में बट गया। फिर कांग्रेस एक हुआ, फिर से बटा। 1907 में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी, 1916 में एक हो गया, फिर 1918 में फूट पड़ गई, 1918 में फूट पड़ गई। तो कांग्रेस कई बार एक हुआ, कभी फूट पड़ा। तो ये तमाम चीजें हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य यही था, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चलाना, भारतीय जनमानस की बातों से, भारतीय जनमानस के कठिनाइयों से ब्रिटिशों को अवगत करवाना। ये सब कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य हुआ करता था। ये सब कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य हुआ करता था। तो ये तमाम प्रकार के चीजें जो है आप याद रख लीजिएगा, समझ गए? सॉरी, पढ़ लीजिएगा। ये सब याद करने का कोई जरूरत है नहीं, पढ़ लीजिएगा। जो बात बताए नोट में दिया हुआ है वो सब एकदम से जरूरी नहीं है, परीक्षा के लिहाज से एकदम जरूरी नहीं, एक भी पॉइंट उसमें जरूरी नहीं है। यानी हम ये बात कह रहे हैं कि जब आप चैप्टर को पलटेंगे ये चैप्टर, तो इसमें आप देखेंगे कांग्रेस का उद्देश्य एकदम जरूरी नहीं है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, काट दीजिएगा, एकदम जरूरी नहीं है। कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य ये जरूरी है। कांग्रेस गठन से संबंधित विवाद एकदम जरूरी नहीं है। गरम दल नरम दल थोड़ा बहुत जरूरी है, बाद बाकी बहुत ज्यादा जरूरी ये है नहीं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, समझ गए? चलिए, तो ये बात हो गई। अब आइएगा 1 मिनट में ये जो 8-10 स्टेटमेंट है, इन 8-10 स्टेटमेंटों को हम लोग याद कर लेते हैं और इसके बाद फिर से आगे बढ़ जाएंगे। बताइएगा, कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की तुलना एक वर्ष में एक बार मेढक की टरटराहट से किसने किया? किसने कांग्रेस को लेकर यह कहा कि अगर हम एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराए तो इससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है? बालगंगाधर तिलक। आगे बताइएगा, कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दिया? कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला की संज्ञा किसने दिया? कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा किसने? कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने? कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है किसने? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ किसने कहा है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ किसने कहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने यह कहा है कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस बराबर नीचे गिर रही है, यह एक देशद्रोही संगठन है, इस संगठन के नेताओं का चरित्र संदिग्ध है, किसने कहा है? कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि हम इसकी मृत्यु में साथ दे सके, किसने कहा है? लॉर्ड कर्जन ने कहा है। ठीक है, अब इससे अलग आपको, जैसे कांग्रेस की स्थापना से पहले कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार से कांग्रेस की स्थापना के बाद भी कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है। अब कांग्रेस की स्थापना के बाद जो कई सारे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, उन राजनीतिक संगठनों के विषय में आप जानिएगा। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थापित राजनीतिक संगठनों में एक संगठन का नाम आता है, उसका नाम है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। देखिए, यह जो संगठन है
अगर बात हम इस संगठन की करें तो कांग्रेस की भांति यह भी एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था, और कांग्रेस की भांति यह भी जो एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था, इस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद खां के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि इस संगठन की स्थापना क्यों की गई। देखिए, इस संगठन की स्थापना कांग्रेस के विकल्प के तौर पर किया गया था, तथा इस संगठन की स्थापना कांग्रेस को तोड़ने के लिए किया गया था। तो इस संगठन की स्थापना कांग्रेस के विकल्प के तौर पर किया गया था, तथा कांग्रेस नामक संगठन को तोड़ने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। कांग्रेस नामक संगठन को तोड़ने के लिए इस संगठन की जो है आपको स्थापना की गई थी। इसके बाद आपको इंडिया सर्वेंट सोसाइटी, इसके बाद आपको इंडिया सर्वेंट सोसाइटी, इंडिया सर्वेंट सोसाइटी। बात अगर इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की हम लोग करें तो जो इंडिया सर्वेंट सोसाइटी है यह भी एक प्रकार का राजनीतिक संगठन हुआ करता था, और इस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई, और 1905 ईस्वी में इस राजनीतिक संगठन की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। इसके बाद के वर्षों में जाकर होम रूल लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई, और बात अगर होम रूल लीग नामक राजनीतिक संगठन की करें तो होम रूल लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, और 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में, जहां बाल गंगाधर तिलक ने किया, तो वहीं तमिलनाडु के मद्रास के क्षेत्र में इसकी स्थापना जो है आपको श्रीमती एनी बेसेंट ने की। इसके बाद आपको वर्ष 1918 ईस्वी में जब कांग्रेस दोबारा दो भागों में विभाजित हुआ था, तब जाकर के एसएन बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना की थी, अर्थात हिंदी में कहे तो भारतीय उदारवादी दल या भारतीय उदारवादी संघ। तो वर्ष 1918 ईस्वी में जो है इंडियन लिबरल फेडरेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संगठन है, अर्थात भारतीय उदारवादी संघ नामक संगठन की स्थापना 1918 ईस्वी में एसएन बनर्जी के द्वारा किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और एसएन बनर्जी ने इस संगठन की स्थापना तब किया जब कांग्रेस में दूसरी बार फूट 1918 ईस्वी में पड़ी थी। कांग्रेस में दूसरी बार फूट जब 1918 में पड़ी थी, तब जाकर के कांग्रेस के भीतर उदारवादी नेताओं का महत्व घट गया था, और कांग्रेस के भीतर जो उदारवादी नेताओं का महत्व घट गया था उसको फिर से कायम करने के लिए एसएन बनर्जी ने भारतीय उदारवादी संघ इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना किया। इसके बाद अगर बात की जाए वर्ष 1918 की, तो वर्ष 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में एक हड़ताल का आयोजन किया गया था प्लेग बोनस दिलाने को लेकर, और अंततः मिल मजदूरों को गांधी जी प्लेग बोनस दिलाने में सफल रहे। और जब मिल मजदूरों को प्लेग बोनस दिलाने में गांधी जी सफल रहे, तो इसके बाद महात्मा गांधी ने जो है आपको मिल मालिक और मजदूरों के बीच एकता बना रहे, दोनों एक दूसरे का समर्थन करता रहे, इसको लेकर के महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल
टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में किया। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में किया। फिर इससे इतर आप सब लोग जानते हैं कि 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन हुए थे और असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था भारत को स्वराज्य दिलाना, लेकिन असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया। और जब असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया और फरवरी 1922 ईस्वी में जाकर के चौरी चौरा कांड हुआ, तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो इसका विरोध मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने किया और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने कांग्रेस का विरोध करते हुए, गांधी जी की नीतियों का विरोध करते हुए एक अलग राजनीतिक संगठन की स्थापना 1923 ईस्वी में किया, जिसे स्वराज्य पार्टी कहा जाता है, जिसे स्वराज्य पार्टी कहा जाता है। तो बात अगर आगे हम लोग देखें तो आगे स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई और स्वराज्य पार्टी की अगर बात की जाए तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई और स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इस संगठन की स्थापना हुई। इसके बाद के वर्षों में जाकर 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई और 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना डॉक्टर हेडगवार के द्वारा किया गया। डॉक्टर हेडगवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर आपको वर्ष 1929 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें तो खुदाई खिदमतगार नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना, खुदाई खिदमतगार नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। इसके बाद जाकर के कांग्रेस के भीतर ही 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई है और 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है आपको 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव हो गए और इसके बाद जयप्रकाश नारायण हो गए। इन नेताओं के नेतृत्व में जो है आपको कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद के वर्षों में जाकर कांग्रेस के भीतर ही 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा नामक संगठन की स्थापना हुई और अखिल भारतीय किसान सभा नामक संगठन की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। 1936 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा जैसे नेता इन संगठनों के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस पर आने के दौरान ही हम आपको ये बात बताए हैं 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता किए, जिससे गांधी जी खुश नहीं थे और गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों पर दबाव बनाया, जिस वजह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अधिकतर सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया और यही कारण रहा कि सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ दिए। और सुभाष चंद्र बोस ने जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने का काम किया तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में जाकर के एक अलग राजनीतिक संगठन की स्थापना की, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया, 1939 ईस्वी में किया। तो ये जो तमाम संगठनों की चर्चा हमने आपके साथ की है, ये तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन है
जो कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थापित हुआ है, जो कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थापित हुआ है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इन राजनीतिक संगठनों की स्थापना कब हुई है, किसने किया है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। अगर आप नोट की बात करेंगे तो नोट में और भी कई सारे राजनीतिक संगठन है, और नोट में जितने भी राजनीतिक संगठन दिए हुए हैं सभी के सभी अपने आप में जो है आपको महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आ जाइए, कांग्रेस की स्थापना के बाद स्थापित जो ये तमाम राजनीतिक संगठन है, इन तमाम राजनीतिक संगठनों को भी जो है आपको याद रखना है। तो आइए एक एक करके हम लोग याद करते हैं। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना कब? इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किसने किया? पुणे में किसने किया? मद्रास में किसने किया? मद्रास में किसने किया? इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय उदारवादी संघ के संस्थापक, भारतीय उदारवादी संघ के संस्थापक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? कब हुई है? इसके संस्थापक, संस्थापक स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? स्वराज पार्टी की स्थापना, इसके संस्थापक, संस्थापक मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू और देखिए नोट में जाइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना लिखा हुआ है कलकत्ता में हुई है, कलकत्ता को काट के इलाहाबाद कर लीजिएगा। वहां पे स्वराज पार्टी की स्थापना कलकत्ता में हुई है, कलकत्ता को काट के इलाहाबाद कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, गलती है। कलकत्ता को काट करके इलाहाबाद कर लीजिए। के इलाहाबाद कर लिए ना? चलिए ठीक है, आगे आइएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, इसके संस्थापक, इसके संस्थापक खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना कब हुई है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के, खुदाई खिदमतगार, इसके संस्थापक, संस्थापक कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है? नरेंद्र, आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य नरेंद्र देव और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है? कौन है? स्वामी सहजानंद और एनजी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? इसके संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? इसके बाद अब नोट में दिया हुआ होगा कि जो है कांग्रेस से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, सब चीज हम आपको जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बता रहे थे तो उस दौरान हर बात की चर्चा किए थे। आप देखिएगा हर चीज उसमें आपको बताया हुआ है, समझ गए। और बिहार वाला हम आपको सुधार करवा ही दिए हैं, यानी कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब हम लोग आएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले नोट देख करके जो है हम आपको कुछ चीज लिखा देते हैं जो आपके नोट में नहीं है। ठीक है, नोट देख करके जो है देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित नागपुर में है, हाँ है? नहीं 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 नहीं, चलिए एक आध गो पॉइंट लिखिएगा, कुछ पॉइंट लिखाएंगे, आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। लिखिए सब लोग, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। लिखिए 1886 के कांग्रेस के
कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को भोजन करवाया, कांग्रेस के सदस्यों को भोजन करवाया, कांग्रेस के सदस्यों को भोजन करवाया, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है, 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 जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। ध्यान रहे कि उसी में ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रहे कि इस भोज में एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जॉर्ज यूले ने यह कहा कि जॉर्ज यूले ने यह कहा कि जॉर्ज यूले ने यह कहा कि कांग्रेस के लोग पहले भारतीय हैं। कांग्रेस के लोग पहले भारतीय हैं। कांग्रेस के लोग पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाद में वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। 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 नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। नेक्स्ट,
कांग्रेस में 1907 में पहली बार फूट अध्यक्ष बनने को लेकर पड़ी थी? कांग्रेस में 1907 में पहली बार फूट अध्यक्ष बनने को लेकर पड़ी थी। कांग्रेस में 1907 में पहली बार फूट अध्यक्ष बनने को लेकर पड़ी थी। कांग्रेस में 1907 में पहली बार फूट अध्यक्ष बनने को लेकर पड़ी थी। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, नेक्स्ट पॉइंट, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, 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 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ, इस समझौता का विरोध 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 मदन मोहन मालवीय ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में बंबई में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया, 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 हसन इमाम ने किया, फुल स्टॉप। इस अधिवेशन के दौरान ही 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 अगस्त घोषणा को लेकर इस अधिवेशन के दौरान ही अगस्त घोषणा को लेकर इस अधिवेशन के दौरान ही अगस्त घोषणा को लेकर इस अधिवेशन के दौरान ही अगस्त घोषणा को लेकर कांग्रेस
कांग्रेस दो भागों में कांग्रेस दो भागों में कांग्रेस दो भागों में कांग्रेस दो भागों में दोबारा विभक्त हुई दोबारा विभक्त हुई। नेक्स्ट 1919 के अमृतसर अधिवेशन में 1919 के अमृतसर अधिवेशन में के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की। 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 भर्त्सना की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की। भर्त्सना की। इस अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। इस अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। इस अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए। नेक्स्ट 1920 के नागपुर अधिवेशन में 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन के दौरान 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 बेलगांव अधिवेशन के दौरान अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। नेक्स्ट, 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान ही के कराची अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने यह कहा था कि 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान ही
कॉपी नहीं है जी, कॉपी नहीं बनाई है ये लड़की, कॉपी नहीं बनाई है, आज तक नहीं बनाई है कॉपी है। 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 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 बाद बाकी ठीक है, ठीक है। चलिए चैप्टर खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन आंसर पलटिए। क्वेश्चन लगाए हैं ना जी? हाँ लगा हुआ है, आ जाइए। आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे। आ गए? पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? बंबई में हुई। कहां हुई? बंबई। बंबई में हुई। नेक्स्ट, कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को दिया जाता है। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, सब लोग जानते हैं डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 1888। 1884 से 1888 और इसी बीच में 1885 आता है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। अर्थात कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? सख्त होने लगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1887 ईस्वी से ही सख्त होने लगा था, लेकिन 1887 मद्रास होगा। बंबई को काट करके यहां पर मद्रास कर लीजिए, काटिए, ये गलत है। 1887 मद्रास। 1887 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था ना जी? मद्रास में हुआ था, समझिए, मद्रास में हुआ था। मद्रास 1887 इसका उत्तर होगा, सही कर लीजिएगा। मद्रास 1887 इसका उत्तर होगा, सही किए। चलिए नेक्स्ट, विचार कीजिए। कथन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे? नहीं हुए थे, सही है ये। दिसंबर 1885 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। हाँ, उसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये चले गए थे, इसी वजह से कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में ये शामिल नहीं हो पाए थे। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है तथा कारण भी सही है। कथन कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। आंसर ए होगा। कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना है। कर्जन यह चाहता था कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म कर देना है, कांग्रेस को ही खत्म कर देना है। वह नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाया, कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। राजेंद्र प्रसाद ने तो 1934 के कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 और एसएन बनर्जी ने 1895। तो कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नहीं बन पाया? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन एक बार इसको बनाया गया था ना जी? नहीं बनाया गया था। कब बनाया गया था? आए, इसको कब बनाया गया था? वर्ष 1918 में।
बाल गंगाधर तिलक को 1918 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये सिरोल पर केस किए थे, उस केस की पैरवी को लेकर के लंदन चले गए, जिस वजह से 1918 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। बताए हुए हैं, भूल जाते हैं आप लोग। सुरक्षा कपाट किससे संबंधित है? सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी बल्ब थ्योरी किससे संबंधित है? तो कांग्रेस से। और कांग्रेस को लेकर के सेफ्टी बल्ब सिद्धांत यानी सुरक्षा कपाट का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। तो सुरक्षा कपाट संबंधित है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। मैं समाजवादी हूं, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन था? मैं समाजवादी हूं, यह जवाहरलाल नेहरू का कथन था। यह जवाहरलाल नेहरू का कथन था। और जवाहरलाल नेहरू ने यह स्टेटमेंट अपने किस अधिवेशन के दौरान दिया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन। 1936 के लखनऊ अधिवेशन। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। निम्न में से किसके सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? दादा भाई नेरोजी के कहने पर। अधोलिखित में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था 1889 के बंबई अधिवेशन। 1889 के बंबई अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में कौन सा कथन सही है? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में बंबई में हुआ। हाँ, सही है। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी थे। हाँ, डब्ल्यूसी बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी हाँ थे। दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सुरक्षा बल्ब सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया लेख में कांग्रेस को किसकी दिमाग की उपज बताया? डफरीन के दिमाग की उपज। किसके दिमाग की उपज? डफरीन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे आपको दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में किस अधिवेशन के फलस्वरूप हुआ? 1889 के बंबई अधिवेशन के बाद हुआ था। 1889 के बंबई अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ था। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का लंदन में एक समिति गठित हुआ था जिसे ब्रिटिश समिति कहा गया था। यह हुआ था 1889 के बंबई अधिवेशन के बाद। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। इसी वजह से वे जो है आपको चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट, कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष थे आपको दादा भाई नेरोजी। दादा भाई। कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने। और दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। दिसंबर 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्ष पद के लिए सीआर दास को चुना गया, परंतु सीआर दास के जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हकीम अजमल खां। कांग्रेस के लिए
एक विदेश विभाग की स्थापना किस अधिवेशन में की गई थी? कांग्रेस के लिए एक विदेश विभाग की स्थापना 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। और 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल। कराची अधिवेशन 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल। फैजपुर अधिवेशन 1937 जवाहरलाल। अधोलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में 13 सूत्री और अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किए गए थे? फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता के लिए रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। और जानते हैं 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया और उन्होंने देसी रियासत के रजवाड़ों को भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया। इस बात से ही गांधी जी सहमत नहीं थे। इस बात से ही गांधी जी सहमत नहीं थे और यही कारण था कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि 1939 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करे। एक बार फिर से चीजों को सुनिएगा। प्रश्न यह है कि आखिरकार गांधी 1939 ईस्वी में, प्रश्न यह है कि आखिरकार गांधी वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं बनाना चाहता था? तो इसका उत्तर यह है कि 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जब सुभाष चंद्र बोस ने किया तो सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा किया कि देसी रियासत के जो रजवाड़े हैं वो भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होंगे और सुभाष चंद्र बोस ने उनको शामिल किया। इस बात से गांधी जी सहमत नहीं थे और यही कारण रहा कि 1939 में गांधी जी ने चाहा कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता ना करे। नेक्स्ट, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिलाइए कांग्रेस अधिवेशन और संकल्प। लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज 4। कराची अधिवेशन 1931 मौलिक अधिकार 3। आंसर बी हो जाएगा। क्लियर तो हो गया। फैजपुर अधिवेशन 1936 मूलभूत कृषि कार्यक्रम यानी 1 और रामगढ़ 1940 राष्ट्रीय एकता यानी 2। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेक्रेटरी था यानी सचिव था। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को भारत की 2 आंखें बतलाया था। मिंटो ने सीडिशियल मीटिंग एक्ट राजद्रोही सभा कानून लाया था। फुलर पूर्वी बंगाल और असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। यानी 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। हाँ। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 किस लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसलिए प्रसिद्ध है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नेरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हाँ, 1886, 1893, 1906
1886 में कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, 1906 कलकत्ता में। सही है ये। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया, हाँ सही है ये भी। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया, नहीं। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना से थोड़े जुड़ा हुआ था, नहीं, बल्कि एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस जुड़े हुए थे। तो ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना से नहीं जुड़े हुए थे, ये गलत है। कौन सा कथन सही है? एक और दो, एक और दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में प्लेग फैल गया था, इसलिए पूना में प्लेग फैल गया था। पूना में हैजा फैलने के कारण, वही हुआ, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए। डी। नेक्स्ट, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870 ने होगा, 1878 होगा। 1878 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। यह जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है, इसको कांग्रेस की स्थापना से कोई लेना देना नहीं था। बाद बाकी जो भी है सबको कांग्रेस की स्थापना से लेना देना था। तो कौन नहीं है? तो बी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया है। जॉर्ज यूले तो सिर्फ 1 बार किया है। विलियम बेडरवर्थ ने 1889 और 1910। कादम्बनी गांगुली ने तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया ही नहीं है, की ही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? लॉर्ड डफरिन। किसने कहा, मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एल्गिन द्वितीय, एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सर सैयद अहमद खां, हाँ। बनारस के राजा शिव प्रसाद, हाँ। हैदराबाद के नवाब, हाँ। दिनसा मानक जी पेटिट, हाँ। इस सब कांग्रेस का विरोधी था, 1 2 3 4 सब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे 1 असैनिक सेवक, असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। कितना? 72। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम 1885 से लेकर 1906 तक, 1885 से लेकर के 1906 ईस्वी तक जो है A.O. ह्यूम कांग्रेस के महासचिव बने रहे। नेक्स्ट, निम्न गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेरोजी। प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी और दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेरोजी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? डिग्बी। कौन था? डिग्बी। अरे वही 1889 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के बाद जो है लंदन में कांग्रेस का एक ब्रिटिश समिति गठित किया गया था। लंदन में जो कांग्रेस का ब्रिटिश समिति गठित किया गया था, उस ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो लंदन में 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो ब्रिटिश समिति का गठन किया गया था, उस ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष थे आपको डिग्बी। कौन थे? डिग्बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। गलत है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, हाँ बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन सा सही है? केवल 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे हैं?
सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां कभी भी जो है कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, लाल बाल पाल तिरगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है? एनी बेसेंट। कौन रही है? एनी बेसेंट। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। चलिए, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। देखिए, होमवर्क सब दीजिए तो पूछते हैं जो दिए हुए थे पिछले क्लास में। अगला चैप्टर का नोट जो है हम अपलोड करवा देंगे 1 से 50। जवाब दीजिए तो। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा। इससे होमवर्क पूछ रहे हैं। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना किसका उदाहरण है? गति। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? कहां से? कांवरताल झील कहां है? बिहार में। थाईपुसम त्योहार कहां मनाया जाता है? तमिल। कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित? 200। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। तत्कार किस नृत्य का रूप है? कथक। किसका है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामा। एस्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं ना। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1887। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम। कौन नदी? झेलम नदी। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। किसके लिए? बॉक्साइट। जठर रस का पीएच मान 2 कितना होता है? ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? इथाइल अल्कोहल। लोरिया अरेराज क्या है? स्तंभ लेख। क्या है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु उष्ण कटिबंध। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? बायोप्सी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहां है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहां है? कोलकाता। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित? हिमाचल प्रदेश। चलिए, आगे होमवर्क सुनिए। इसमें होमवर्क सुनिएगा आगे आप। क्वेश्चन नंबर 51 से 100, पेज नंबर 348 से 355, पेज नंबर 300 पेज नंबर 348 से 355। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे दीजिए। क्या था इसमें? मुगल कालीन विविध था। इसमें होमवर्क सुन लीजिए आगे। सिख संप्रदाय। अगला होमवर्क किसका है? सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय चैप्टर नंबर 23। सिख संप्रदाय चैप्टर नंबर 23। जवाब दीजिए।
किसका यह कथन है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? विलियम फिंच। आगे बताइएगा, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वीराज। अता अली खां किसका नाम था? तानसेन का। किसका नाम था? तानसेन का। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहां स्थित था? लखनऊ। कहां? लखनऊ। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत। किसको कहा जाता था? सूरत। मुगल काल में मोल्लिम क्या था? भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मोल्लिक नामक एक कर्मचारी रहा करता था। भारतीय यानी मोल्लिम जो है एक व्यापारिक जहाज पर रहने वाला एक कर्मचारी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? व्यापारी। कौन थे? व्यापारी। चलिए आगे देख लीजिएगा। आगे जो है आपको एक्साइज जो 64 पोस्ट आया था, एक्साइज जो 64 पोस्ट आया था उसका परीक्षा है 16 जुलाई को ना। एडमिट कार्ड दे दिया है, सबका सेंटर पटने दिया है, तो अलग अलग दिया, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया है। कहां कहां सेंटर दिया? हर जगह। कितना फॉर्म गिर गया है? 1,80,000। अच्छा ठीक है, आप लोग जो पढ़े हैं वही सब पढ़ना है और क्या, और जो पढ़े हैं वही सब पढ़ना है। और देखिए क्लास में जो है थोड़ा सा अनियमितता आपके बैच में हुआ है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देते हैं कि एक सप्ताह और, ठीक है, नेक्स्ट वीक के बाद आपके क्लास में कभी कोई अनियमितता नहीं होगा। नेक्स्ट वीक यानी अगला वीक यानी 16 तारीख तक आपके क्लास में थोड़ा बहुत अनियमितता हो सकता है, लेकिन 16 जुलाई के बाद आपके क्लास में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं होगा। विशेष तौर पर मेरा ही क्लास बाधित रहा है, बिट्टू सर तो क्लास लेबे किए। हाँ, कल नहीं लिए थे तो ऑनलाइन वाला आवाज जाता भी है तो कहता है आवाज नहीं जाता है। आप ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। जो 5 मिनट का क्लास हुआ उसमें आवाज नहीं जा रहा था, तो उसके बाद कट गया तो कहां से जाएगा आवाज? रुक रुक के आ रहा था। अब आप लोग को आवाज नहीं जाता है तो कैसे क्लास लिया जाएगा? आवाज जा रहा था ना, तो झूठ बोलता है। चलिए ठीक है, तो एक सप्ताह और थोड़ा सा अनियमितता झेल लीजिए। तो अगले वीक से जो है यानी 16 तारीख के बाद आपके क्लास में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा आप लोग।